हेलो और एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत। मेरे साथ हैं शहजाद गियास, जिनके कंप्यूटर का पंखा जो है वो गर्मी में मर चुका है। कंप्यूटर ने कहा गर्मी की छुट्टियां मैं भी ज़रा लूं, तो वो वर्टिकल वीडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जेल की सलाखों में मुझे ये मोबाइल फोन सर्विसेज मिल चुकी हैं। यही तो खबर आ रही है मार्केट में कि जेल की सलाखें जो हैं वो शहजाद का इंतजार कर रही हैं। एक और केस हो चुका है, क्या वही जी, केस पे केस और चले जा रहे हैं आपके? क्या अपडेट है? केस अपडेट्स तो वो आपको पता है कोर्ट में चल रही होती है, मैं दे नहीं सकता, बट क्या हो रहा है ये बता सकता हूँ। जो जज है हमारे मोहम्मद सुहेल, उन्होंने उनको बोला गया था एसेंशली एक गैग ऑर्डर के ये बकवास करता जा रहा है शहजाद, इसको चुप कराएं। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एसेंशली आपने बोला है कि डेफेमेशन हुई है मारिया बी ने। तो अब अगर वो केस डिसाइड होगा, अगर वो कुछ और बोलते हैं तो आप कुछ और केस करेंगे, वो भी डेफेमेशन, वो भी डेफेमेशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक परमानेंट कोई ऑर्डर दे दूं कि ये चुप हो जाए हमेशा के लिए आदमी। तो मारिया बी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ठोक दिया है, अपील ठोक दी है उस ऑर्डर के खिलाफ। तो वो भी भुगतेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ मुझे इस्लामाबाद लगता में है कि ये जज साहब टीपी के रेगुलर लिसनर हैं। उन्होंने कहा भाई मेरा कंटेंट जो यार, है वो बंद हो भाई क्यों जाएगा। मरवा रहे हो यार, क्यों तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा रहे हो? जज साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट किया है। कुडोस टू जज कंटेम्प्ट तो साहब। मुझ पे कंटेम्प्ट कहाँ से लगेगी? हम तो सपोर्ट में है कि जो भी जज जो है वो आज़ादी राय के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। दैट्स आवर कोर व्यू। तो बिल्कुल ऐसा है। चलें, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। सीरियस खबरों की तरफ आते हैं। स्लो न्यूज़ वीक तो नहीं कह सकते, पॉलिटिकल साइड पे शायद स्लो न्यूज़ वीक हो, लेकिन बहुत सारी और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हो रही हैं। वापसी, आई थिंक हम उसी टॉपिक की तरफ करते हैं शहजाद, जिस पे आई थिंक मोस्ट डिस्कस टॉपिक है हमारा, टेररिज्म इन पाकिस्तान। एक और जो है वो कॉन्वर्जेशन जारी है इस वक्त मुल्क के अंदर, विच इज़ रिलेटेड टू बाजोड़ के अंदर जिरगा चल रहा है। बाजोड़ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस है, ऑपरेशन की बातचीत हो रही है, और जो हुकूमत की टॉक्स चल रही हैं जिरगा के साथ, वो एज ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स सैटरडे तक चल रही थी, बट आई थिंक दे हैव नॉट बिन सक्सेसफुल। और अब लगता है कि जो ऑप्शंस दिए गए थे, पहला ऑप्शन था कि दहशतगर्द जो हैं वो बाजोड़ छोड़ें, और दूसरा था कि जो ट्राइब्स हैं वहाँ के रिहायशी हैं वो एरिया इवैक्यूएट करें, जैसे कि स्वात में हमने पहले देखा था सालों पहले, और फिर ऑपरेशन हो। तो लगता ऐसा ही है कि ऑपरेशन की तरफ बात जा रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? उजैर, इसमें हमेशा बिकॉज बोथ ऑफ अस आर ऑन द आउटसाइड, आई थिंक एक नुआंस टेक देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इफ्तिकार फिरदौस भी आए हुए थे पॉडकास्ट पे, उनसे मैंने यही पूछा था। लेटेस्ट जो मैंने भी देखा है वो यही देखा है कि जो ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने भी बोला है कि आप जब मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, सिविलियंस को इससे दूर रहें। अभी जब हम अ, जो आई थिंक वीक हमने मिस किया था, उस वीक ये भी खबर हमसे मिस हो गई थी कि बाजौर में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, या एटलीस्ट कुछ मिलिट्री ने किया है। मिलिट्री कह रही है हमने टेररिस्ट को टारगेट किया है। लोगों ने उस पर काफी आवाज उठाई थी कि सिविलियंस मरे हैं। ट्विटर पे कुछ तस्वीरें भी आई थी, अगेन क्योंकि उस हफ्ते में शूट पे था, मैंने पर्सनली वेरीफाई नहीं किया। उजैर, आप बता दें उसकी क्या डिटेल्स हैं। बच्चों की भी तस्वीर आई थी कि बच्चे मरे हैं। बाजोर अंडर सीज भी ट्वीट हुआ था कि देखिए मिलिट्री ने ये यहाँ पर किया है। एक तो हमें इंफॉर्मेशन ब्लैक होल है, एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है तो उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। सिर्फ स्टेट के बयानी पे हम नहीं जा सकते। जनरली मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो यही है कि जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं उनसे आप क्या टॉक करेंगे? उनके खिलाफ आपने मिलिट्री ऑपरेशन ही करना है। बट इन जनरल जो पाकिस्तान प्रॉपर का वर्ल्ड व्यू है कि इन नॉर्दर्न एरियाज में ऑपरेशन ही करना चाहिए, सारे के सारे टेररिस्ट हैं। और जो इंसान प्रोटेस्ट करे कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो टेररिस्ट है या टेररिस्ट सिंपथाइजर है, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ। बिकॉज आई थिंक ऑन द सीरीज ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन क्वाइट सम डिटेल कि एक हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रही है। वहाँ के जो सिविलियंस हैं उन्होंने इवैक्यूएशंस देखी हैं, वो आईडीएफ्स बने हैं, नॉट आईडीएफ्स, आईडीपीज बने हैं। तो समझ में आता है वो क्यों मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। बट एज फार एज द टीटीपी इज कंसर्न्ड, मुझे नहीं समझ में आता कि टीटीपी से आप बात करके क्या ही अचीव होगा।
तो ये थोड़ा मुश्किल है समझना एग्जैक्टली हु इज टीटीपी, हु इज नॉट टीटीपी. So yeah, it's difficult to sit on the outside and give a completely nuanced take on this issue. There, what's your take? नो, आई एग्री विथ यू. इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा, और वो ये कि जब इवन जनरल मुशर्रफ के ज़माने से ये शुरू हुआ था प्रोसेस के, जिरगा होता था, मुज़ाकरात होते थे, निगोशिएशन सेटलमेंट हो जाती थी, फिर कुछ महीनों बाद लड़ाई शुरू हो जाती थी. और जो एक पैटर्न था वो ये था कि हर दफ़ा आप जब दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करके एक सेटलमेंट करते थे, अमन मुआहिदा करते थे, तो वो उस टाइमलाइन के अंदर रीग्रुप करते थे, अपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाते थे, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर आपने स्वात होते हुए देखा, वजीरिस्तान में जो हुआ वो आपके सामने था. अब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एक पाकिस्तान के लिए ये है, ये मैं बार बार दोहराता रहा हूँ, कि उस ज़माने में अप अनटिल द अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जब आप ऑपरेशन करते थे तो आपको बॉर्डर के उस पार एक सपोर्ट मौजूद होती थी, चाहे वो आपको पसंद थे या ना थे, आप डबल गेम खेल रहे थे या ना खेल रहे थे, उस टैक्टिकल लेवल पर आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती थी, इंटेलिजेंस साइड पे, मिलिट्री ऑपरेशन साइड पे, एक्सेट्रा. अब वो नहीं है. तो अब ये और भी मुश्किल काम हो चुका है कि आप किस तरह कॉर्डन ऑफ करेंगे एरियाज़ को, वो कहाँ जाएंगे, फिर आप अफ़गान तालिबान से कैसे डील करेंगे. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेकिन मेरा फंडामेंटल व्यूज़ पे यही है कि मिलिट्री ऑपरेशंस की जो तारीख रही है पाकिस्तान में, उस पे दो चीज़ें कंसिस्टेंट हैं. एक ये कि जब आप अमन मुआहिदा करते हैं तो दहशतगर्द उसे रिग्रुप करते हैं उस टाइमलाइन के अंदर, और दूसरा ये कि जब आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे सिविलियंस का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि स्टेट पूरा नहीं कर पाती. तारीख है इसकी अभी तक. तो स्टेट ने अगर किनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाना है तो वो महदूद रखने पड़ेंगे, नंबर एक. और महदूद रखते हुए भी आपको लोकल अवाम की सपोर्ट चाहिए, जो कि बाय एंड लार्ज नहीं चाहते कि दहशतगर्द फिर से अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं उनके उनकी कम्युनिटीज़ में. तो लेट्स सी हाउ दिस गोज. रिलेटेड टू दिस एक और खबर यार आज की. इसमें या इसमें अगर ऐड करें, एज फार एज द अवाम इज कंसर्न, कुछ हमारे दोस्त भी हैं जिनकी ये डिबेट चल रही थी कुछ हफ्तों पहले. हम व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर रहे थे. ये जो एक आइडिया है कि वहाँ के अवाम प्रो तालिबान हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा मिसनोमर है पाकिस्तान प्रॉपर में. जो सबसे बड़ी तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुई थी वो सवात में हुई थी. सो द फैक्ट दैट द पीपल आर अगेंस्ट द मिलिट्री ऑपरेशन डज नॉट मीन देयर प्रो तालिबान. ये जो नजम सेठी भी कहते रहते हैं टॉक टॉक फाइट फाइट, आई थिंक उसी तरह का कुछ करना पड़ेगा कि काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ आपको टॉक्स भी करनी पड़ेंगी. वेयर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड आई फील इसके, वो हार्ट्स एंड माइंड जीतने वाली जो बात होती है ना, वो मिलिट्री का जनरली आई थिंक प्रोरोगेटिव होता भी नहीं है. मिलिट्री उस तरह सोचती भी नहीं है. तो हिस्टोरिकली आपने जाकर क्लीन अप किया, उसके बाद फिर आपने बोला अच्छा जी टीटीपी के तो पेशावर में ऑफिसेज होने चाहिए, तालिबान की विक्ट्री है हमारी. फिर उनको वापस ले आए, फिर आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया. बट ऑपरेशन के साथ साथ आप एक नेशनल लेवल हेट स्पीच के अगेंस्ट या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट कोई मूवमेंट नहीं चला रहे, जिससे लोगों के जहन जो हैं वो उससे दूर आए. तो essentially Pakistan's position is that religious extremism is good, and whenever we need it for our purposes or to do non-state operations elsewhere, these organizations are great. But when these organizations with the exact same philosophy turn against the state of Pakistan, then they become a problem. Then we will fight them. But जब तक वो underlying philosophy जो TTP की है उससे नहीं लड़ेंगे, which is a very extremist, violent, terrorist manipulation of religion, आप टीटीपी नाम बदल बदल के आती रहेगी और ये मसला चलता रहेगा. आई थिंक इस पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं शहजाद, जो इवन आइडियोलॉजिकल लेवल पर, एटलीस्ट एज फार एज द टीटीपी इज कंसर्न्ड, आपको एक हार्ड लाइन नज़र आई फ्रॉम द कम्युनिकेशन साइड एक्सेट्रा. आई थिंक जो इससे बड़ा मसला मेरे नज़दीक है वो ये कि इवेंचुअली ऑपरेशन के बाद आपने ट्रांजिशन करना होता है लोकल गवर्नेंस और लोकल पुलिसिंग की तरफ. और ऑफ कोर्स दिस इज़ होल्डिंग बैक द पॉइंट के जो जनरल फैज़ के ज़माने में या खान साहब के ज़माने में रिहैबिलिटेशन हुई, वो एक एक बड़ा इशू है और उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं. बट आई थिंक इवन आफ्टर दैट
आपने अगर ट्रांजिशन करना है तो पुलिसिंग और लोकल इंटेलिजेंस और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ करना है। लेकिन आपका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है खैबर पख्तूनख्वा का इन पर्टिकुलर, जो मैं एज एन आउटसाइडर फॉलो करता रहा हूँ, वो बड़ा डिसफंक्शनल हो चुका था। क्योंकि एक तरफ पीटीआई है जिसकी रियासत से बनती नहीं है। गंडापुर साहब की जितनी बनती है या नहीं बनती वो हम सब के सामने है। अभी रीसेंट प्रोटेस्ट पे भी देखा हमने कि उनके अपने लोग जो हैं वो उनसे काफ़ी अपसेट थे और वो स्पीच दिए बगैर चले गए। तो एक वो प्रॉब्लम है पीटीआई का, जो कि पॉपुलर पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा की। तो अगर आपने वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिसिंग और इंटेलिजेंस करनी है तो यू हैव टू हैव देम ऑन योर साइड। फिर आपका फॉर्मर ट्राइबल एरियाज जो कि जम्न हो गए थे केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी एक पूरी एक मूवमेंट थी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि बड़ी पॉपुलर थी। अब वो सिंगुलर पॉपुलर थी या कोई और भी उनके काउंटर व्यूज़ थे उनकी उस सोसाइटी के अंदर, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट पॉपुलर तो थे वो और अभी भी हैं। तो उनको आपने आइसोलेट कर दिया क्योंकि फॉर वट एवर रीज़न, हालांकि वो एक फ्रंट लाइन थे, अपोज थे मिलिट्री टेररिज्म के अगेंस्ट। तो वो आपकी कैपेसिटी इरोड हो गई। अब आपके पास ऑप्शन क्या है पॉलिटिकल साइड पे, राइट? दैट प्लेज अ बिग रोल एंड आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस बात पे बड़ा सोचना पड़ेगा। सिमिलर टू बलूचिस्तान, बड़े डिफरेंट इश्यूज हैं दोनों प्रोविंसेस के, मैं नहीं कह रहा सेम इश्यूज हैं, बट लाइक बलूचिस्तान, ट्राइबल पुराने जो ट्राइबल एरियाज थे जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, उनके पॉलिटिकल इश्यूज को आपने रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि उसके बगैर आप जा नहीं सकते पुलिसिंग और लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ, विच आई थिंक इज एन अंडर अप्रिशिएटेड पॉइंट इन मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी डिस्कोर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। उजैर, इसमें नजम सेठी की ये भी थ्योरी है कि पाकिस्तान काइनेटिक ऑपरेशंस में इतना सक्सेसफुल शायद इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज अफगानिस्तान, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो अब सॉर्ट ऑफ सपोर्ट करता है टीटीपी को। तो चाइना और अफगानिस्तान की जब डील हो जाएगी तो चाइना के थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान पे प्रेशर, नजम सेठी की थ्योरी है, प्रेशर डालेगा कि भाई आप तालिबान को क्लीन अप करें ताकि हम एक इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जाएं, टेररिज्म टेररिज्म खेलना छोड़ें, चाइना से डील करें, आपका भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो। डू यू फील पाकिस्तान कैन यूज चाइना टू गेट अफगानिस्तान टू गेट रिड ऑफ टीटीपी? आई थिंक इट्स टू सिंपलिस्टिक और उसकी, अगेन टू ब्रेक इट डाउन वेरी क्विकली, सिंपलिस्टिक इसलिए है कि नंबर एक, तालिबान, अफगान तालिबान के अंदर एक डिवाइड मौजूद है बिटवीन द कंधारी फैक्शन एंड द काबुली फैक्शन ऑन दिस इशू इटसेल्फ। तो चीन इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं कर सकता ना। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, चीन का बड़ा लेवरेज है, चीन तो रिजॉल्व नहीं कर सकता वो प्रॉब्लम्स, तो अफगानिस्तान में भी वही मसला आएगा। नंबर दो, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो अगर फैसला भी कर लें कि हमने टीटीपी के ख़िलाफ़ कुछ करना है, उनके लिए बड़ा रिस्क है, क्योंकि व्हाट एंड्स अप देन हैपनिंग इज़ कि वही टीटीपी के फाइटर्स जो उनके दोस्त रहे हैं, उनकी सपोर्ट की है ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ बाय अमेरिका ऑफ अफ़गानिस्तान, वो दिल टर्न देयर गन्स टू देयर फॉर्मर ब्रदर्स। नंबर एक रिस्क ये है। दूसरा रिस्क ये है कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा रैडिकल हैं वो शायद डिफेक्ट कर जाएं आइसिस खुरासान की तरफ। तो आइसिस खुरासान इज़ अ नोन एंटिटी दैट इज़ अपोज टू द तालिबान। वो कहते हैं तालिबान ही इतने एक्सट्रीम नहीं है जितने हम हैं, उन्हें और ज़्यादा करना चाहिए, तो अब आप उनसे लड़ाई करेंगे। और तीसरा ये कि जो जहां चीन मदद कर सकता है ऑन इज ऑन दिस थर्ड फ्रंट, जहां रिसोर्सेज की ज़रूरत है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन अगेन, क्या चीन के पास काउंटर टेरर कैपेसिटी, फंडिंग, कैपेबिलिटीज मौजूद हैं? नहीं, दे डोंट एंगेज इन दिस स्टफ, राइट? द अमेरिकन्स डू, द ब्रिटिश डू, द अदर वेस्टर्न आर्मीज डू, द चाइनीज हैव नेवर रियली डन दिस टाइप ऑफ वर्क। तो आई थिंक वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है कि चीन के थ्रू अफगानिस्तान जो है वो बिहेव करेगा। मेरा व्यू ये है कि यस, चाइना इज़ इम्पोर्टेंट, बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज़, और जिस पे पाकिस्तान ने मूव्स की भी हैं, कि जो बाकी ममालिक हैं, बिलखसूस जो स्तान्स हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उनके साथ मिलके आप जो है कंबाइंड एक स्ट्रेटजी बनाएं और तालिबान के साथ जो है प्रेशर डालें, कोऑपरेशन की जो है वो ओपनिंग्स देखें। उसके बगैर ये नहीं हो सकता। इसमें उजैर, आपने पीटीआई गंडापुर मेंशन किया तो मुझे याद आया कि 5 अगस्त को तो बहुत ही बड़ी कोई पीटीआई का शो होना था। हमने एजेंडा में नहीं डाला, कुछ मुझे कुछ न्यूज़ पे नजर भी नहीं आया। मैं थोड़ा करंट अफेयर से दूर भी रह रहा हूँ। कुछ हुआ कुछ, मुझे तो कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं नजर आई। थोड़ी वीडियोस आई, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे शोर हुआ, और वो शोर फिर ज़्यादातर यही हुआ कि पीटीआई की लीडरशिप फेल हो गई है।
वो लोगों को सड़कों पे निकाल नहीं सके, खुद सड़कों पे नहीं आए, और कुछ ज़्यादा किया नहीं उन्होंने। अगेन जो मैंने सबसे हेडलाइन ग्रैबिंग मेरे लिए जो इवेंट था वो ये कि गंडापुर साहब ने तकरीर देनी थी और वो दिए बगैर चले गए, और फिर उनके अपने वर्कर्स ने उनकी गाड़ी को सराउंड करने की कोशिश की, उसकी वीडियो मैंने देखी थी। बट बियॉन्ड दैट कुछ हुआ नहीं, विच इज़ अगेन अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ पीटीआई की अंदर जो लड़ाई है और उसकी जो अपनी डिसऑर्गेनाइजेशन है वो किस हद तक जा चुकी है। बिकॉज अगेन आपकी पार्टी के अंदर अगर इतने फैक्शंस हों और एक शख्स कहे कि खान साहब ने मुझे ये बोला है और दूसरा उसके अगले दिन कहे कि खान साहब ने मुझे उसका 180 डिग्री उल्टा बोला है, तो फिर कंफ्यूजन ही रहेगी पार्टी और उसके वर्कर्स के अंदर। क्या ये वेरीफाइड खबर थी, जो काफी लोगों ने खबर पोस्ट की कि इमरान खान ने बोला है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गंडापुर, तो गंडापुर रिजाइन करें? इज दिस वेरीफाइड दैट इमरान खान सेड दिस? सुना तो यही है, बट अब कैसे वेरीफाई करें? हम ना खान साहब से मिलते हैं, ना जेल में हमारे कोई जानने वाले उनसे मुलाकात करने जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ हियर से थिंग, राइट? दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट के जब खान साहब से लोगों की मुलाकात भी होती है तो वो जब बाहर आके बताते हैं कि खान साहब ने क्या कहा, तो 48 घंटे के अंदर 4 बयानी होते हैं कि खान साहब ने क्या कहा। अब सवाल हमेशा मेरे लिए तो ये होता है कि खान साहब क्या ये खुद कर रहे हैं कंफ्यूजन फैलाने के लिए, या उनके अपने लोग जो हैं वो अपनी कहानी खुद अपना तड़का लगा देते हैं ऊपर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट? इट्स वन और द अदर, राइट? बट वी डोंट नो। इसमें अगेन हमने बहुत ज्यादा पीटीआई पीटीआई किया हुआ है इस सीरीज में। तो पीटीआई की भी फेयर उसमें बातें हैं कि भाई हम पर जो क्रैकडाउन किया है, 26 नवंबर को लोग भी मारे हैं, हमारे लीडर्स भी जेल में हैं, पिछले 2 साल हम पे अजाब आए हुए हैं, तो उस वजह से बाहर आना भी मुश्किल है, विच इज अ फेयर थिंग टू से। बट वुड यू से, एटलीस्ट आई वुड से एंड आई लव योर टेक ऑन इट, कि जब से अप्रैल 2022 में इमरान खान हटे हैं तब से अब तक, एंड देयर फेयर रीजंस फॉर दैट, आई वुड से कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी आजकल जितनी कम है उतनी इस पीरियड में एटलीस्ट नहीं रही। जब से वोडाफोन नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान हटे थे, उनकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट की थी और वो काफी वक्त तक काफी सस्टेन हुई थी। बट आई फील के आवाम की थोड़ी एपेटाइट फॉर स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी कम हो गई है, इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है, जिसकी वजह से पीटीआई की पॉपुलैरिटी एटलीस्ट पिछले 3 साल में, अ, अभी भी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। आई नो ये क्लिप आउट करके लोग हजार बातें बोलेंगे, शायद ये बोले, वो सब मैं नहीं बोल रहा। सिर्फ 2022 से कंपेयर करके आई वुड से उनकी पॉपुलैरिटी लो है। वुड यू एग्री? आई डोंट नो कि आई थिंक के पॉपुलैरिटी इज द राइट मेजर ऑन दिस, राइट? आई थिंक द राइट मेजर इज के फटीग है आवाम के अंदर, बिकॉज अगेन इन इन अ प्रोट्रैक्टेड प्रोटेस्ट सिचुएशन लाइक दिस, आपने अगर आवाम को अपने सपोर्टर को एनर्जाइज रखना है तो आपने सड़क पर या पॉलिटिकल लेवल पर सक्सेसेस दिखाने होंगे। तो जब आप सक्सेसेस ही ना दिखा पाएं, ये यूएस में भी यही हुआ है, जब आप सक्सेसेस ना दिखा पाएं तो लोग डिसइंचांट हो जाते हैं, थक जाते हैं, फटीक सेटन हो जाता है। आप कितनी दफ़ा कितने लोगों से फंड्स इकट्ठा करने जाएंगे प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। आप कितनी दफ़ा अमेरिका में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और बाकी जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके पास जाएंगे हिल के अंदर लॉबिंग करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए? इवेंचुअली वो कहेंगे कि क्या हो रहा है इससे, राइट? तो आई थिंक दैट इट्स मोर अ फटीग फैक्टर। मैं अभी भी समझता हूँ कि कल अगर आप इमरान खान को रिहा कर दें और वो 12 घंटे में कहें कि वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, क्रैकडाउन के बावजूद बहुत बड़ा जलसा होगा, दिस इज़ माई व्यू। तो आवाम निकलेगी, लेकिन इस वक्त आवाम का जो इशू है वो ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने रैली करना है उन्हें, वो खुद ज़्यादातर आपस में लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई की वजह से वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं अपनी मूवमेंट के अंदर। और प्लस एक बड़ा ड्रकोनियन जो है सेटअप है पाकिस्तान में, जो रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करती है। कि आप देखें कि इस प्रोटेस्ट से पहले भी जो लीगल मैं पढ़ रहा था, जो दफ़ा लागू थे वो ये थे कि 5 से ज़्यादा बंदा जो है वो सड़क पे इकट्ठा नहीं हो सकता, अरेस्ट हो जाएगा। भाई ये तो कैसा जो है वो कैसी रियासत है कि 5 लोग तो चाय ढाबे पे भी बैठते हैं पाकिस्तान में हर जगह रात को शाम में, तो आप उनको उठा लेंगे? तो आपने इतना अगर ड्रकोनियन करना है तो वो भी मुश्किल है। आई थिंक वी हैव टू पे अटेंशन टू दैट। प्लस लीडर्स जो हैं उनके,
उन सबको 10-10 साल की सज़ा भी हो चुकी है और वो अपनी अपीलें कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं। तो इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग। फिर फिर मैं तो खुद 5 लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता, तो मैं तो फुली इन फेवर हूँ। 5 लोगों से ज्यादा कभी नहीं आना चाहिए कहीं भी किसी को। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ दैट कि मैंने डीसी का भी जिक्र किया, तो डीसी से एक और ख़बर कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो टैंपा आए हुए थे। जनरल कुरेला जो कि उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, सेंटकॉम के लीडर थे अमरीकी, सेंटकॉम के, उनकी फेयरवेल जो है वो सेरेमनी थी टैंपा में, उसके लिए वो आए थे। लेकिन वो फिर डीसी भी आए फॉर अ डे ट्रिप। ख़बर ये है कि 2 या 3 घंटे की उनकी मुलाकात हुई है, एटलीस्ट विथ वन कैबिनेट लेवल सेक्रेटरी ऑन द अमेरिकन साइड, सेक्रेटरी रूबियो। पाकिस्तानी मीडिया से रिपोर्टिंग आ रही है कि दैट्स हु ही मेट। आई हैव नॉट फुली कंफर्म्ड कि उनकी किससे मुलाकात हुई, लेकिन इतना कंफर्म है कि एटलीस्ट वन कैबिनेट लेवल सेक्रेटरी से उनकी 2 घंटे की मुलाकात हुई। तो अगेन पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बिलखसूस ईरान और सिक्योरिटी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस पर हैं। अब खिचड़ी क्या पक रही है, वी डोंट नो, बट जो रिलेशनशिप में एक तरह से टर्न अराउंड आया है पिछले 6 महीनों में, वो सस्टेन कर रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मार्को रूबियो हफ्ते में 2-2 3-3 दफ़ा जो है वो इसहाक डार से फ़ोन पे गुफ्तगू करते हैं। फिर रिपोर्टेडली जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर से मुलाकात भी करते हैं 2 घंटे की। तो लेट्स सी इसका नतीजा क्या निकलता है, बट फॉर नाउ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस आर ऑन अ हाई नोट एट दिस पॉइंट। बर्दाश्त है मार्को रूबियो की यार, इस हकदार से वो 3 दफा बात कर रहे हैं हफ्ते में। मतलब शाम को, वीकेंड्स पे पहले मिला और अगले मंडे को फ़ोन पे गुफ्तगू। मैंने कहा यार ये कैसा ज़माना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से हर 48 घंटों में बात कर रहा है। वो एक मीम भी है ना, सडनली व्हेन आई बिकम इम्पोर्टेंट एट वर्क। आई थिंक पाकिस्तान का आजकल वो हाल हुआ है कि भाई हमें इतनी इज्जत दुनिया में मिल रही है, साथ में ये भी खबर आ रही है इंडिया पे 50% टैरिफ ठोक दिए गए हैं। और इस पे क्या हुआ है उजैर? जी हाँ, तो पहले 25% तो वैसे ही लागू थे। फिर रशियन ऑयल की परचेसेस की वजह से सदर ट्रम्प ने कहा कि 25% और लागू होंगे। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके अंदर ये मैं लोगों को बता दूं कि दैट इज़ नॉट इमीडिएट। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये है कि साइनिंग के 21 दिन के बाद ये लागू होंगे, यानी कि एक गैप मौजूद है जिस पे भारत चाहे तो वो फ़ोन कॉल करके नेगोशिएट करके अमेंड करवा सकता है उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। कोशिशें जारी हैं जहाँ तक मुझे मालूम है बातचीत को आगे बढ़ाने की। लेकिन इस वक्त अमेरिका भारत के ताल्लुकात, जहाँ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हाई नोट पर हैं, अमेरिका भारत के ताल्लुकात एक हिस्टोरिकल रीसेंट हिस्ट्री के अंदर एक लो नोट की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और उस पर हमने कल भी देखा कि कल यानी कि हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैटरडे अगस्त 9 है, अगस्त 8 को आर्मीनिया अज़रबैजान के लीडरशिप जो है वो मौजूद थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उन्होंने एक बड़ी लंबी गुफ्तगू की ट्रूस के ऊपर। उसके बाद इन दोनों ममालिक ने कहा कि हम सदर ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट भी करेंगे फॉर हिज क्रिटिकल रोल इन दिस। हम बात भी कर चुके हैं इन पासिंग आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग की पहले भी। तो वो जो अग्रीमेंट हुआ उस कॉन्वर्जेशन के अख्ताम पे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की सीज़ फायर की बात की कि मैंने किस तरह सीज़ फायर करवाई। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि 5 से 6 प्लेन गिर गए थे आसमानों से और ये न्यूक्लियर पावर हैं और मैंने रुकवाया। तो उन्होंने फिर से कहा कि 5 से 6 प्लेन गिरे थे। तो इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है। उस सारे फॉल आउट के दरमियान जो पिछले हफ्ते में हुआ है, उसमें दो इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल्स हुई हैं मेरे नज़दीक प्राइम मिनिस्टर मोदी की। एक, उन्होंने ब्राज़ील के लूला से बात की जिसकी नहीं बन रही डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और दूसरी उन्होंने बात की जो उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन, उससे उन्होंने बात की। और अमेरिका ने रूसी ऑयल परचेसेस पे भारत पे सैंक्शंस लगवाए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किससे वो बात कर रहे हैं और क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब होता क्या है अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है अलास्का के अंदर ट्रूस के ऊपर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है अमेरिका भारत रिलेशंस के अंदर। टैरिफ्स भी हैं, सैंक्शंस की भी बात हो रही है, डिफेंस परचेसेस स्लो डाउन की भी बात हो रही है, एक्सपोर्ट पे कितना धचका लगेगा उस पे भी इंडियन इंडस्ट्री कंसर्न्ड है। तो लॉट्स गोइंग ऑन ऑन दैट फ्रंट एज वेल।
आप इसको इसी तरह देखते हैं कि कोई अमेरिका की जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी में शिफ्ट नहीं है, बस एक आर्ट ऑफ द डील है कि इंडिया को लेवरेज किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। और अगर तो यूक्रेन में सीज फायर हो जाती है, जेलेंस्की भी बड़ा खुलकर आ चुके हैं, उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट हुई जिसमें यूक्रेन पार्टी नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। विच इज इंटरेस्टिंग कि जब यूएन ने पैलेस्टाइन के ऊपर, मैंडेटरी पैलेस्टाइन के ऊपर चार्ट वो इसराइल बनाया था, Palestine was not on the table. So it's in these parallels of history are interesting. But अगर तो व्लादिमीर पुतिन और ट्रम्प की डील हो जाती है और फिर इंडिया भी जो है वो लेट्स से F-35 खरीद लेता है यूएस से, तो हंकी डोरी हो जाएगा और ट्रम्प आकर बोलेंगे माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, लव नरेंद्र मोदी, लव इंडिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक देखें ना, अगर आप पैटर्न देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू शुरू में लड़ाई ली जेलेंस्की के साथ, फिर जेलेंस्की जब क्रिटिकल मिनरल्स पे मान गया तो हालात बेहतर हो गए फौरन, और हथियार भी फ्लो करना शुरू कर दिए, और फिर ट्रंप ने पुतिन पे हार्ड लाइन भी ले ली अचानक से। ईयू के साथ भी यही कि नेटो को प्रेशर में डाला कि आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएं। जब ईयू की कंट्रीज़ ने मान लिया तो हालात बेहतर हो गए, फिर ट्रेड वॉर हो गई। ट्रेड वॉर में भी जब यूरोप नहीं मान रहा था, अग्री नहीं कर रहा था, तो हालात ख़राब हो गए, और फिर अचानक से मीटिंग होती है और डील हो जाती है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परमानेंट दोस्ती और परमानेंट दुश्मनी में बिलीफ नहीं रखते। उनका व्यू है कि मुझे आप अगर वो चीज़ें दें जो मुझे चाहिए तो ठीक है, आपकी मैं तारीफ़ करूँगा, और अगर आप मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे ऑन माय टर्म्स तो मैं आपको फिर जो है रगड़ूंगा पब्लिक के अंदर, और जलील करूँगा आपको पब्लिक के अंदर कैमरा के सामने, जो उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया था। तो आई थिंक दैट्स हाउ ही ऑपरेट्स। बट आई थिंक अमेरिका भारत के ताल्लुकात जहाँ तक हैं, ये अगले 3 साल तक तो एटलीस्ट जो है एक डिस्ट्रस्ट रहेगा इस पूरे प्रोसेस का। एंड आई थिंक जो मेजर शिफ्ट आया है अमेरिका के अंदर बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कि जो 25-30 साल की स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की कि भारत को अपनी तरफ लेके आओ, और उस प्रोसेस के अंदर अगर भारत अपनी ऑटोनॉमी भी दिखाता है ब्रिक्स के अंदर रशिया के साथ करीब होने के साथ साथ, तो वो ठीक है। लॉन्ग गेम ये है कि वो हमारे करीब भी आएंगे और हम उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। वो थोड़ा सा शिफ्ट आया है स्ट्रेटिजिक लेवल पर। और वो शिफ्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब अमेरिका एटलीस्ट रिपब्लिकन पार्टी की फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट, जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, उसका मानना यह है कि अगर हमारे दोस्त, अमेरिका के दोस्त, दोस्ती कहते हुए हमारे राइवल्स के साथ कोऑपरेट करेंगे और उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे, और हमारी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए हमारे ही निज़ाम को कमज़ोर करेंगे, तो वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये मैसेज ब्रिक्स के अंदर हमें सुनाई देता है, यही मैसेज डॉलर की ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स के अंदर सुनाई देता है, यही मैसेज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें सुनाई देता है, एआई के अंदर सुनाई देता है। तो आई थिंक ये शिफ्ट है, और इस शिफ्ट को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह अगर ऑपरेट करने लगेगा सस्टेनेबली, तो बहुत सारे ममालिक के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि जो मिडल पावर्स हैं उन्होंने पिछले 30 साल में यही पॉलिसी अपनाई है कि अमेरिका के साथ तिजारत करो, अमेरिका से डॉलर कमाओ, और उसी साथ साथ उसी डॉलर को इस्तेमाल करते हुए एक ऑल्टरनेटिव निज़ाम बनाओ जो कि अमेरिका को राइवल कर सके। और अगर रिपब्लिकन पार्टी एटलीस्ट ये बिलीव करती है कि ये हम नहीं होने देंगे और हम कोर्स करेंगे आपको या बुली करेंगे फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, तो बड़ी शिफ्ट्स आपको नजर आएंगी। आपने जो एयरक्राफ्ट का बीच में जिक्र किया उसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रम्प ने जब बोला तो फिर राज्यसभा या लोकसभा, लोकसभा होगी इंडिया की, एसेंशियली कांग्रेस, उसमें काफी द गवर्नमेंट वाज टेकन टू टास्क, लॉट ऑफ मेंबर्स वर लाइक कि ये देखें अब तो एविडेंस आ गया है कि इंडिया के जहाज गिरे हैं, आप क्यों नहीं हमें बता रहे। तो अभी लेटेस्ट आज ही या कल ही इंडिया के डिफेंस जो हैं, आई आज ही, डोंट नो आज सुबह मेरे टाइम पे जी। एग्जैक्ट पोजीशन, ही केम आउट एंड ही सेड असल में तो हमने गिराए 6 जहाज पाकिस्तान के, और एक लार्ज मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हमने गिराया है। तो ये 3 महीने बाद क्यों जागे हैं? मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी इसमें ये है कि इट्स प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर अ न्यू ऑपरेशन। तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त, आई थिंक आप 2 महीने में एक और मोदी फॉली देखेंगे। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब देखें इसकी इसके दो तीन पहलू हैं आज। जो इंडियन एयरफोर्स ने कहा है
नंबर एक ये कि कल डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने कहा, अज़रबैजान आर्मीनिया के उसमें कहते हैं ये बात, तो आज आके आप डिस्प्यूट करते हैं या एटलीस्ट कहते हैं कि हाँ गिरे हैं लेकिन हमने गिराए हैं। ये आपने पहले कभी क्लेम नहीं किया, बट अब आप क्लेम कर रहे हैं। नंबर दो के लोकसभा में राहुल गांधी एंड द कांग्रेस बट ऑल्सो दी अदर ऑपोजिशन पार्टीज बार बार आपसे पूछ रही हैं, सरकार से, कि आप बताएं डिटेल्स क्या हैं, क्या लॉसेस हुए, क्या नहीं हुए। आप खुद एज गवर्नमेंट या जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो ओवरसी करते हैं पूरी की पूरी आर्म फोर्स, क्योंकि भारत तो डेमोक्रेसी है ना, पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ एक पोस्ट मास्टर है। वो जवाब नहीं देते इस बात का, बल्कि उल्टा कहते हैं कि ऑपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के टॉकिंग पॉइंट्स जो हैं वो पुश कर रहे हैं और एंटी नेशनल इंसिनुएट करते हैं कि ये एंटी नेशनल हैं। तो अब आपने आर्म फोर्सेस के, एयरफोर्स के चीफ को आगे कर दिया क्लेम लगाने के लिए, तो सियासी लेवल पर अब और भी मुश्किल हो गया राहुल गांधी और ऑपोजिशन के लिए कि वो डिस्प्यूट करें। क्योंकि अब आप आर्मी की प्रोफेशनलिज्म या एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को क्वेश्चन करेंगे, और वो कैसे हो सकता है? ये तो और भी बड़ी एंटी नेशनल मूव होगी, कोट एंड कोट, इफ यू वांट टू प्ले आउट द नैरेटिव गेमिंग दैट कैन हैपन इन दिस, राइट? तीसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने शूट डाउन किए, तो सवाल बनता है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं क्लेम किया। और आपके सीडीएस और बाकी लीडर्स ने पिछले कई हफ्तों के अंदर ये क्यों क्लेम किया कि हमसे कुछ गलतियां हुई थी और हमने उन्हें फिर 2 दिन बाद ठीक किया और फिर हमने डोमिनेट किया। तो अगर आपसे गलतियां हो रही थी लेकिन आपने शूट डाउन किया था, तो आपने फौरन क्यों नहीं क्लेम किया? ये चीज़ें तो फौरन पता लग जाती हैं, राइट? तो काफी सारा झोल है इसके अंदर, जो कि पोलिटिसाइजेशन, मेरे नज़दीक जो बड़ी अहम स्टोरी है इसकी वो ये कि भारत के अंदर जो आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़ी तेज़ी से पोलिटिसाइज हो रहे हैं। सिंदूर की ऑपरेशन, इस पे प्रवीण सोनी और भी लोगों ने लिखा है कि ये पोलिटिसाइजेशन की वजह से ऑपरेशन बॉच हुआ। अब आपको और पोलिटिसाइजेशन नज़र आ रही है, और यही पोलिटिसाइजेशन आपको इस हफ्ते राहुल गांधी ने क्लेम किया, अगेन उनकी एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी की, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है वो पोलिटिसाइज हो चुका है और वोटर्स के अंदर पिछले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक धांधली हुई है, वो उनका क्लेम है। और उन्होंने कर्नाटका की सिर्फ एक सीट का एविडेंस इस हफ्ते बड़ी डिटेल में दिया। और जो मैंने देखा, उस वीडियो को फॉलो किया, उनके क्लेम्स को, वो काफ़ी क्रेडिबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लेम इसके अंदर, शहजाद, आई डोंट नो इफ यू सॉ, बट फॉर द ऑडियंस में बता दूं, वो दिखाते हैं कि एक घर है, कोई 50 या 60 स्क्वायर फुट का छोटा सा मकान है। आप समझ लें लियारी के अंदर छोटा सा मकान है। वो दिखाते हैं, इलेक्शन कमीशन के अपने पेपर्स के अंदर दिखाते हैं कि उस पते पर 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, 80 वोटर, और उन्होंने वोट डाला है। और वो कहते हैं कि ये डेटा मौजूद है। अच्छा, उसके अगले दिन मैं देख रहा था न्यूज़ कवरेज, आई थिंक इंडिया टुडे था या कोई और चैनल था भारती, वो उस घर पे गया। उस घर पे एक शख्स रहता था किराए पे, और वो कहता है मैं इन लोगों को नहीं जानता, मैं खुद यहाँ 1 महीने पहले रहने आया हूँ। और 80 लोग तो यहाँ आप देख लें, 80 लोग तो नहीं रह सकते। तो ये सिर्फ एक क्लेम है। उसके अंदर एक और झोल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के अंदर ये सारा का सारा डेटा डिजिटाइज्ड है, दे हैव अ डिजिटल वोटिंग सिस्टम बाय एंड लार्ज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को सारा का सारा पेपर वर्क पेपर फॉर्मेट में दिया है, डिजिटल नहीं दिया, मुश्किल क्रिएट की है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि आप ओथ में आके ये सारी चीज़ें क्लेम करें, उसके बाद हम इस पे देखेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है भारत की सियासत के अंदर, कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी क्लेम कर रही है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिसाइज हो चुका है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है और उसकी रिगिंग की इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल होनी चाहिए। और सो फार the election commission of India is trying to hide things, not come out in public and be transparent. तो ये सारी चीज़ें अब मिक्स हो रही हैं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, टैरिफ्स, मोदी ट्रम्प इन इंडियन पॉलिटिक्स। जी उजैर, और क्या है? और क्या है, और इस वक्त कुछ नहीं है। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो प्रीमियर लीग शुरू हो चुका होगा, तो सीजन इज बैक। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट यूनाइटेड्स चांसेस, बट मैं तो आर्सेनल पे होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि हर दफ़ा उम्मीद पे ही स्टार्ट होता है सीज़न और फिर
उम्मीदें कोलैप्स करती जाती हैं, बट यूनाइटेड का क्या सीन है? आपने स्ट्राइकर भी साइन कर लिया है यार, अब आपको और क्या चाहिए। भाई जो गुजरी है हम पे, हम जो है वो अब छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। नहीं, आई थिंक लिवरपूल का एक सेंटर बैक, आई डू थिंक द लाइट एट द बैक। चेल्सी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो क्लब वर्ल्ड कप जो यूजलेस ही था वो भी जीत गए। बट टैक्टिकली Maresca गॉट द बेटर ऑफ लुइस एनरिके इन द फाइनल, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। तो चेल्सी माइट जस्ट कम गुड बिकॉज उन्होंने दे बॉट यंग। सो आई एम नॉट सेइंग दे माइट विन द लीग, बट आई थिंक चेल्सी विल चैलेंज गॉर्डियोला। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जितना एक एपिक फेलियर बाय हिज स्टैंडर्ड्स लास्ट सीजन हुआ है, तो वो आप अनॉमली सेट असाइड कर देंगे। उससे पहले वो 4 प्रीमियर लीग जीते थे, तो दे आर गोइंग टू कम बैक। आर्सेनल का जो मिसिंग पीस ऑफ द जिगसॉ था वो स्ट्राइकर था, दे हैव दैट नाउ। आर्टेटा के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। आई थिंक यही टॉप 4 है एज फार एज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कंसर्न। स्लो प्रोग्रेस यार, अभी अगर हम कोई कप जीत जाते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात होगी। साइनिंग्स डू लुक प्रॉमिसिंग, बट आई डोंट नो एग्जैक्ट मुहावरा है इसके, वो जो एक दफा कहीं कटता है तो फिर वो कदम फूक फूक के लेता है, मेरा वही सीन है कि हर साल मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ दूध का मैनचेस्टर। जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो छाछ वाला ही सीन है भाई, कि हमारा फूक। भी यही सीन है, आर्सेनल वालों का भी भाई, के बहुत हो गई, अब जरा बस आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। बट आई डू अग्री के इस सीजन चेल्सी इज द टीम टू वॉच इन टर्म्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द स्क्वाड एंड वेयर दे गो, बिकॉज यंग टीम थी, जेल किया है उन्होंने, और आई थिंक दे विल बी अ इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच ऑल्सो, बिकॉज बाकी जो लीडिंग टीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ एज, वो अब अपनी एंड ऑफ लाइफ पे आ चुकी हैं, राइट? तो अ यंगर स्क्वाड दैट इज बेटर जेल, व्हिच इज व्हाट आर्सेनल वाज कपल ऑफ सीजंस अगो एज वेल, कैन ऑलवेज गिव यू अ रन फॉर योर मनी, व्हिच विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सोशल मीडिया राउंड अप अगर हम करते हैं तो पैलेस्टीनियन फुटबॉलर है, वो कॉल्ड द पैलेस्टीनियन पेले, सुलेमान अल उबैद। और इसराइल ने उनका भी मर्डर कर दिया है, जिस तरह उन्होंने लाखों लोगों का मर्डर किया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। यूएफए ने ट्वीट किया फेयरवेल टू सलमान अल उबैद। उसके बाद यूएफए को सबने ट्विटर पे जलील किया कि भाई इससे बेहतर था तो खामोशी ही इख्तियार कर लेते। फेयरवेल क्या मतलब, क्या वो नेचुरली मर गए हैं, क्या वो रिटायर किए हैं रिटायर नाम। कर दिया है क्या हॉल ऑफ फेम के अंदर, जो फेयरवेल कह रहे हैं? आपका एक मेंबर जिसको आप इसराइल की टीम्स को, इसराइल को टूर्नामेंट्स में लेते हैं, वो एक्टिवली जेनोसाइड कमिट कर रहा है जिसमें फुटबॉलर्स मर रहे हैं, और फेयरवेल टू सुलेमान अल उबैद आप ट्वीट करते हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 100%। और रिलेटेड टू दैट जो है वो इसराइल में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि अब वो फुल ऑक्यूपेशन ऑफ गाज़ा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगेन, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी नेतन्याहू की हुकूमत डगमगाती है तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। उनकी कोalition के मोस्ट फार राइट पार्टनर्स डगमगा रहे थे फिर से, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि आप पूरे का पूरा गाज़ा को ऑक्यूपाई करें। जर्मनी ने जो है मुझे बड़ी हंसी आई कि फाइनली जाके कहा है कि अब इस मूव पर जो है हम कुछ आर्म्स एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको रोकेंगे। तो ठीक है, चलें, थोड़ी सी आपको, थोड़ी सी आंख आपकी खुली है, अभी शायद और भी बाकी है यूएन के इजलास से पहले, शायद और लोगों की आंख खुले, एंड एवरीवन वुड हैव बीन अगेंस्ट दिस एट द एंड ऑफ द डे, बट दैट्स वेयर वी आर। और ये जो पूरा अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अभी इस हफ्ते मैं देख रहा था रिलेटेड टू दैट, कि जो अमेरिका के सफ़ीर हैं एम्बेसडर हक्कबी इसराइल के अंदर, उन्होंने बड़ा डिफेंड किया इसराइल को, और ड्रेसडन का उन्होंने जिक्र किया यूके को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि जब आप ड्रेसडन पे पूरी की पूरी बमबारी कर रहे थे, फायर बॉम्बिंग कैंपेन चला रहे थे, तो क्या आप जो है जर्मन्स को खाना भी खिला रहे थे, उनको एड भी फूड ड्रॉप कर रहे थे? और उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि इसराइल दुनिया का वाहिद और पहला मुल्क है जो, जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने दुश्मन मुल्क से जंग लड़ते हुए उसे खाना भी खिलाए। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी कॉन्वर्जेसन। और इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ये लगा कि किसी जर्नलिस्ट ने पुश बैक नहीं किया कि फ़लस्तीन मुल्क नहीं है। मुल्क होता तो फिर हम अलग बात करते। इट इज़ नॉट अ कंट्री। गाज़ा इज़ has been under siege for 17 years by the Israeli occupation forces. It is not a country.
It has never been a country, and so the standards are very different. The occupier is Israel and has a duty to feed the people of Gaza as well. नंबर एक। और नंबर दो के ड्रेसडन और वर्ल्ड वॉर दूसरी जंग अजीम के हॉरर्स के बाद ही सारे के सारे कवानीन, इंटरनेशनल लॉ, रोम स्टैट्यूट वगैरह लागू हुए टू प्रोटेक्ट सिविलियंस फ्रॉम द हॉरर्स that the world saw in World War II. So, Mr. Huckabee, please read some history and learn to contextualize why certain laws in international law exist today, and they did not exist in World War II, which is why the Holocaust happened, which is why the firebombing campaigns happened, which is why nuclear bombs were dropped, and the NPT was then further down the road agreed upon by the countries of the world. So, very disingenuous interview by the US ambassador to Israel. Yeah, and London was bombed before they decided to act on Dresden, and even when the decision was being taken to bomb Dresden, उस पर भी बहुत लोग जो हैं वो मंजूर नहीं थे ड्रेसडन की बॉम्बिंग के ऊपर, कुछ कोई मिलिट्री फायदा नहीं था ड्रेसडन को बॉम्ब करने का। वो सिर्फ सिविलियंस में फियर और जर्मन सिविलियंस को ये दिखाने के लिए कि वॉर आपके दरवाजे तक आ जाएगी। और आज तक बड़ा कंटेंशियस है। आउट ऑफ एवरीथिंग द एलाइड फोर्सेस डिड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ड्रेसडन इज द लोएस्ट पॉइंट। तो उसको एक एग्जाम्पल साइट करना, आई थिंक a better analogy would be essentially what Mike Huckabee is arguing is कि जब नाजीज अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट जूस थे तो क्या वॉरसॉ गेटो में वो खाना भी खिलाते थे? नहीं खिलाते थे, लेकिन ये अच्छी दैट्स बात नॉट नहीं थी। हाँ, दैट्स नॉट अ मॉडल एनीवन शुड फॉलो। सोशल मीडिया पे लोकल फ्रंट पे एक दो चीजें वायरल जा रही हैं। एक इंडिया में जो मरियम नवाज की ट्रैम वाली वीडियो थी, वो वायरल हुई कि हमें तो लगता था पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, ये क्या कर रहा है। कुछ ने बोला नहीं नहीं ये जनरेटेड है, वाकई ये नहीं कर रहे हैं। उस इंटरेस्टिंगली उससे पहले जो पीटीआई ट्विटर है वो जलील कर रहा था कि ये कौन सी बड़ी बात है, बस आपने बस पे पहिए लगा दिए। अब इंडिया उसकी तारीफें करना शुरू हो गया, तो एक इंडिया पाकिस्तान बड़ा उस पर वॉर चली। आई डोंट नो अगर आपकी नजरों से गुजरी। नहीं, मेरी नज़र से ये वाली नहीं गुजरी। और इंटरेस्टिंग। दूसरा है उजैर, आप मुझे अपना टेक दे दें। कराची वाले जो है मुझसे नाराज रहते हैं कि मैं कराची को क्रिटिकली देखता हूं, तो उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। नई नंबर प्लेट्स आई हैं, सेफ सिटी कराची में फाइनली इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अपेंड जो पुरानी नंबर प्लेट्स हैं वो रीडेबल नहीं थी, तो नई नंबर प्लेट जो है वो रीडेबल होनी चाहिए। उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक मसले हैं कि लाइनें लंबी होती हैं, आप जाते हो एक दिन में नहीं मिलता, वो स्टेट का फेलियर है, वो गवर्नमेंट का फेलियर है। बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मुझे तो प्रॉब्लम नहीं नजर आता कि भाई अगर आपने सेफ सिटी लगाना है, नंबर प्लेट्स अपडेट करनी है, तो ये तो दुनिया भर में होता है। अब इसको एक आपने एक एथनिक इशू बना दिया है कि इन लोगों ने अजरक लगाई है, अब हम पाकिस्तान का स्टिकर लगाएंगे। तो जो हकीकी एमक्यूएम के हेड हैं, उन्होंने मूवमेंट शुरू की है कि सब नंबर प्लेट लें और अजरक मिटा दें, उसके ऊपर से पाकिस्तान का झंडा लगा दें। ये तो आप इस्लामाबाद में जाएं तो शाह फैसल मॉस्क है उसके ऊपर। इसको एक इशू बनाना, आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट्स योर टेक? आई थिंक जब आपके पास सियासी लेवल पर कोई एजेंडा ना हो, कोई आइडियोलॉजी ना हो, कुछ आवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस ना हो, तो इसी तरह के गिमिक्स आप करके जो है वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अपना अपना जो है वो बयानियाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करते हैं, वही कर रहे हैं। आई थिंक इट्स मेरे लिए अगेन एक व्यू मेरा ये है कि अगर कोई नंबर प्लेट को कस्टमाइज करना चाहता है और वो कस्टमाइजेशन की कानून इजाज़त देता है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है ना, तो सौ बिस्मिल्लाह, आप अगर खुद करना चाहते हैं तो ठीक है करें। लेकिन ये कहना कि जी अजरक हमें पसंद नहीं है क्योंकि सिंध का सिंबल है कल्चरल और हम पूरे पाकिस्तान का लगाएंगे, तो भाईजान आप सिंध में रह रहे हैं, सिंध की कुछ सकाफत है, उसके कल्चरल नॉर्म्स हैं, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी की कुछ चीज़ें हैं। तो आप अगर एक सूबे में रहते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, रादर देन मेक दिस इनटू एन एथनिक और अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रॉब्लम और डिवाइड। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में हैं और आप डीसी में रहते हैं, तो डीसी की नंबर प्लेट कहती है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा स्लोगन है, हम डीसी में रहते हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन हमसे टैक्स सरकार इकट्ठा करती है। आप न्यू हैम्पशायर चले जाएं तो न्यू हैम्पशायर की नंबर प्लेट कहती है लिव फ्री और डाई हार्ड, या ऐसा कुछ उनका स्लोगन है। हर स्टेट का अपना एक स्लोगन होता है, वो लगाते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द कल्चर एंड द एटीट्यूड
ऑफ दैट स्टेट, और उस स्टेट के लेजिस्लेटर्स फैसला करते हैं कि हमारी लाइन होगी क्या। और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे हमेशा लगता है कि आप दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो आपको उनकी लाइन देखने को मिलती है, एंड इट सेज समथिंग अबाउट हु दे आर। सिमिलरली आप अगर सिंध में हैं तो सिंध का आइकॉन है अजरक। किसी को आप रिस्पेक्ट अगर देते हैं सिंधी कल्चर के अंदर, या इवन इन माय कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी में भी, तो आप अजरक का तोहफा उन्हें देते हैं, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट। तो फॉर देम टू डू दैट, टू एंड से कि हम पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, इट्स नॉट ओनली अ गिमिक एंड समथिंग दैट ही शुडंट हैव डन, बट इट्स शेमफुल इन माय व्यू फॉर देम टू डू इट, क्योंकि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उस सूबे की सकाफत को जिस सूबे में आप रहते हैं, नंबर एक। और अगर आप अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, जो कि मैं हूँ, मुहाजिर हूँ, मेरे दादा भारत गुजरात से आए थे, तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उस सकाफत को, उन लोगों को जिन्होंने आपको घर बनाने की इजाज़त दी अपने सूबे के अंदर, बड़े खुले दिल से आपका इस्तकबाल किया, और आपको अपने सूबे के अंदर जगह दी, अपने दिलों में जगह दी, अपनी कम्युनिटी में जगह दी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, दिस इज़ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल एंड शेमफुल। थैंक यू जहर, आपने ये बोल दिया, मैं ये बोलता तो मैं हर तरह की चीज लेबल हो जाता। जाते आते मेरी रिकमेंडेशंस हैं, डेली शो पे पीटर बाइनार्ड आए हुए थे, उन्होंने बड़ी प्रोफाउंड बात की। इज एन एडिटर ऑफ जूइश करंट्स। उन्होंने बोला कि जो एक सर्टेन रीटेलिंग ऑफ जूइश हिस्ट्री होती है जिसमें जूज आर ऑलवेज द विक्टिम, that sort of robs Jews of their humanity, because as human beings, as much as we have suffered, we're also as human beings capable of inflicting violence, and that's just how human beings are. So Pakistan में भी आप अगर सिंधी महाजर हैं, शिया सुन्नी हैं, आई थिंक हैविंग दैट रियलाइजेशन कि कोई भी कम्युनिटी हमेशा विक्टिम नहीं रही है, आपने इन्फ्लिक्ट भी किया है वायलेंस और आप पे वायलेंस हुआ भी है, विल सॉर्ट ऑफ ब्रिंग अस टुगेदर। वरना अगर हर कम्युनिटी सिर्फ इस विक्टिम कॉम्प्लेक्स में रहेगी कि हमेशा हम पर जुल्म हुआ है और हम ही हमेशा मजलूम रहे हैं, और दूसरे जो हैं एनिमी हैं, दे विल ऑलवेज सी द अदर एज द एनिमी, आई थिंक दे विल, जिस तरह हर चीज एंटी सेमिटिज्म बन जाती है, इवन वाइल इन्फ्लिक्टिंग ए जेनोसाइड, पीपल इन इसराइल फील लाइक दे आर द विक्टिम, you will see every single policy where you will victimize yourself, and normal everyday bureaucratic things will also be seen as victimization or oppression. इस पे मैं रिलेटेड टू दिस, माय रिकमेंडेशन इज़ एजरा क्लाइन शो पर महमूद खलील ने इंटरव्यू दिया है, विच इज़ वर्थ वाचिंग। बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू, ज़बरदस्त कॉन्वर्जेशन है। और उस पे महमूद ऐसी सिमिलर टू व्हाट यू जस्ट सेड बात करते हैं, और आई एम पैराफ्रेजिंग, नॉट एग्जैक्टली कोटिंग हिम, बट महमूद सेज कि माय गोल, मेरा गोल जो है वो ये है कि ना सिर्फ मैं फ़लस्तीनी आज़ादी, डिग्निटी, जस्टिस के लिए स्ट्रगल करूं, बट मेरा एक और गोल ये भी है कि मैं इजरायली जूस जो कि फियर करते हैं फ़लस्तीनी इक्वालिटी को, उन्हें उनकी फियर से जो है आज़ादी दूं, बाय टॉकिंग अबाउट देयर इंक्लूजन इन वट एवर कम्स नेक्स्ट एज वेल। तो मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लगा महमूद का, कि ज़रूरी हमेशा ये है, टू योर पॉइंट, कि आप अगर विक्टिम भी हैं, तो अगर आप विक्टिमहुड से आगे निकल के इक्वालिटी की तरफ एक सफ़र शुरू करना चाहते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने ओप्रेसर को उसके फियर से भी आज़ाद करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बगैर ट्रू इक्वालिटी नहीं आ सकती। और अगर आप उस तरफ जाएंगे जैसे महमूद खलील ने आर्टिकुलेट किया, तो बहुत से और अच्छे रास्ते खुल सकते हैं फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे कि मैं विक्टिम हूँ और मैं अपने ओप्रेसर से बदला लूँगा, तो उस बदला लेने की जस्ट इंटेंट जो है ओप्रेशन को और बढ़ाएगी, ना सिर्फ आपके ओप्रेसर की तरफ से, बट इन द इवेंचुअलिटी कि आप जो हैं वो डोमिनेंट एक्टर बन के आगे निकलेंगे, तो फिर आप ओप्रेसर बन जाएंगे, विच वुड बी अ शेम फॉर एनी कम्युनिटी टू डू। On a lighter side, my recommendation is South Park. After many years, has become biting and relevant. I don't know अगर आपने पहली दो एपिसोड्स देखी मैंने हैं नहीं नए देखी सीजन अभी की, तक, ऑन माई बट लिस्ट। साउथ पार्क हैज गॉन स्कॉच्ड अर्थ। हमने कोलबेर की शो कैंसिलेशन डिस्कस की थी सीरीज पर। आई तो थिंक सो, थोड़ी सी। तो कॉमेडी सेंट्रल इज आल्सो ओन्ड बाय पैरामाउंट। तो अगर कॉलबेयर की क्रिटिसिज्म के ऊपर ट्रम्प कैबिनेट की, ट्रम्प ने डील करवाने के लिए बोला कि आप एक लेगेसी लेट शो जो है वो लेट नाइट विद स्टीवन कॉलबेयर कैंसिल करवाएं, तो उसका बदला लेने के लिए
स्कॉर्च्ड अर्थ जा चुका है साउथ पार्क, आप जाकर देखें। और जो लोग यहाँ पर सैटायर नहीं समझते, या वो सैटायर को इन चीज़ों पे रिड्यूस कर देते हैं कि प्रॉब्लमेटिक जोक्स हैं, ज़रा जाकर देखें कि उन्होंने किया क्या है ट्रम्प के साथ, आइस के साथ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बाइटिंग सैटायर क्या होता है, और बाइट के बगैर सैटायर मेरी नज़र में कुछ भी नहीं होता। नहीं, I 100% agree and it's on my list to watch, so I'll watch it probably this weekend. कल असद तूर भी वॉशिंगटन जा रहे थे आईवीएलपी प्रोग्राम के लिए, पर उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया, बोला उनका नाम पीएनआई एल पर है। ये सीधी सीधी फैशिज्म है, और हम असद तूर के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं। चलें, on that note, खुदा हाफिज़ and we will see you next week.